हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए हम लोग बिना किसी बकवास के, कितने लोग तैयार हैं सेट के लिए? जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जो लोग तैयार हैं सेट के लिए एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। टाइप 8 इफ यू आर रेडी। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो एकदम सुपर फास्ट हम लोग करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन 40 मिनट में। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहते हैं यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो गिरकर शून्य हो जाएगा तो उसे हम अति चालक कहेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है चालक और एक होता है दोस्त मेरे अति चालक। एक होता है चालक नहीं, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। नाम तो सुना ही होगा, अर्धचालक। दोस्त मेरे, चालक की अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिरोध एकदम आराम से चुपचाप पढ़ाएंगे। चला चुपचाप पढ़ लो। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। यहाँ प्रतिरोध तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इस पर आइएगा आप, तो यहाँ चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होता है। और यहाँ भी चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होता है, 1 प्रतिरोध होता है। और अगर हम बात करें दोस्त मेरे 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी पर चालक जो है, सबसे न्यूनतम तापमान होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता पर चालक जो है वो अति चालक हो जाता है। चालक अति चालक हो जाता है। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर, -273 डिग्री सी पर अर्धचालक कुचालक हो जाता है। अर्धचालक जो है वो कुचालक हो जाता है। अर्धचालक की अगर हम बात करें तो वो कुचालक हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर, -273 डिग्री सी पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गैस ठोस में बदल जाता है, गैस ठोस में बदलता है, गैस ठोस में बदलता है, गैस ठोस में बदलता है। देख लो, 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। चालक अर्धचालक, चालक भैया सबसे न्यूनतम 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर चालक अति चालक हो जाता है। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर अर्धचालक कुचालक हो जाता है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर गैस ठोस में बदल जाता है। गैस किस में बदल जाता है दोस्त मेरे? ठोस में बदल जाता है। हो गया? जल्दी लिख। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर गैस ठोस में बदल जाता है। और कह रहा है यदि किसी पदार्थ का गिरकर प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो पदार्थ कैसा बिहेव करेगा? अति चालक की तरह व्यवहार करेगा। जल्दी लिखे, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक का। जल्दी से मार, जल्दी से लिख। 37 नंबर आ रहा है, बस कुछ ही पल बचे हुए हैं दोस्त मेरे, रिजल्ट भी आपका आ ही जाएगा। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। परम शून्य तापमान जो होता है इस पर चालक अति चालक हो जाएगा और अर्धचालक जो होगा वो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अगला 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 बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं 10 ओम के प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में इतना जूल की लैंप टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? यानी तुमको दोस्त मेरे आर का मान दिया हुआ है 10 ओम। आर का मान बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित प्रतिरोध द्वारा इतना सेकंड में टाइम का मान दिया हुआ है। आजकल सही में तो पता ही नहीं है कि आपका किसी के साथ जोड़ी लिखी है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। 5 सेकंड में एच का मान दे दिया है 200 जूल। 200 जूल ऊष्मा खर्च होती है। टर्मिनल के बीच विभवांतर भी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दोस्त मेरे यहाँ से पूछा जाना चाहिए। VIT V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी और P इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा, I² इंटू टी, I² इंटू टी, I² इंटू टी, I² इंटू टी। अब देखो हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है दोस्त मेरे? VTR दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। VTR में यही फॉर्मूला है, H बराबर V²/R इंटू
इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा दो, खट से आ जाएगा, सबका वैल्यू दिया हुआ है, v का मान निकल जाएगा। यहाँ से h का मान दिया हुआ है तुमको 200 इंटू वी स्क्वायर का मान निकालना है, अब बट्टा r का मान दे दिया 10 इंटू टी का मान दे दिया 5। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है क्या? 20 आ रहा है क्या? 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, 20 इज द राइट आंसर। ला 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 ला। बीस इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है दोस्त मेरे, ये तीनों फॉर्मूला में जो आपको गिवन दैट होगा उसको लगा देना है। h बराबर वी आई टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पी इंटू टी आई स्क्वायर आर टी। h बराबर वी आई टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पी इंटू टी आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। अगला एक फॉर्मूला जो आपको अभी पूछा जा रहा है, v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से सवाल पूछा जा रहा है। v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू के जगह पर हम आई टी भी लिख सकते हैं। पेशेंस के साथ पढ़ना होगा दोस्त, पढ़ाई के अलावा दूसरा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। ई बराबर एक फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। पी बराबर फॉर्मूला लोगे वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला होता है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू या क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? आई टी इज द राइट आंसर। अगला निम्न से कौन सा संयोजक बंधन बनाता है? देख लो कौन सा संयोजक बंधन बनाता है। एक को इसमें कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, CaCl2 ये आयनिक बंधन बनाता है। CaCl2 ये निर्जलीकरण में इसका प्रयोग होता है। 2Ca प्लस बेटा मैंगो का Ca प्लस 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 Cl माइनस, Ta2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूट जाता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड वही भी MgF में टूटेगा। सोडियम क्लोराइड तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटबे करेगा। लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बिजली से लगी आग बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से नॉर्मल आग बुझाते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड को निर्जलीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल को निर्जलीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। निर्जलीकरण के लिए प्रयोग करते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल को हम लोग निर्जलीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। डर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, डरने की जरूरत क्यों है दोस्त मेरे? डरने की एकदम जरूरत है। NaCl का पीएच मान, इसका पीएच मान कहोगे, इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करोगे CCl4 के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करना है। देख लो कई दोस्त मेरे तुमको खूब पूछा है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझा चुना CaOH हॉल 2 का निर्माण करता है और कहेगा ये कौन अभिक्रिया है? तो देख लो अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन अभिक्रिया है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा तो वियोजन अभिक्रिया है। बताओ ये आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। CaOH हॉल 2 संयोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। जल्दी बता 9 नंबर व्हाट इज द आंसर? ये चला ये क्वेश्चन ALP 2024 का है, ALP 2024 का है, ALP 2024 का ये क्वेश्चन है। अगला संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, अगला क्वेश्चन कहता है 10 ओम का एक प्रतिरोध A 20 ओम के एक प्रतिरोध B के साथ ये 6 वोल्ट की बैटरी से इसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये A है और ये B है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो विभव पात क्रम से कितना कितना होगा? ये 6 वोल्ट की बैटरी है। टोटल करंट निकाल लो। I बराबर होता है V बटा R, यानी 6 बटा 20 10 30 6 पंचा 30 20 10 30 6 पंचा 30 0.2 एम्पियर। 6 पंचा 30 तो 5 हो गया 0.2 एम्पियर। यहां से अगर आप इसका निकालना चाहते हो, जिसका आप वोल्टेज निकालना है, मान लो इसका वोल्टेज निकालना है तो I बराबर V निकालना है, V बराबर हो जाएगा IR। I का मान हो जाएगा 0.2 इंटू R का मान हो गया 10 10 दूनी 20 2 वोल्ट
इसका निकालना चाहते हो आप तो ये हो जाएगा I बराबर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। करंट का मान तो सेम होगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। I का मान कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 20, 20 दूनी 40, 4 वोल्ट इज द आंसर। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। 10 0.2 पता जल्दी से आंसर क्या होगा। 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 20 ओम के प्रतिरोध 20 के साथ 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जुड़ा है। ए और बी के सिरों के बीच सिरों के बीच विभव पात क्रमशः कितना होगा। देखो तो क्या आया है तुम लोग को, ए और बी 10 ओम का ए है, 20 ओम। रुक जा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। I बराबर V बाय आर, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ V बट्टा आर, 20 10 30, तो 6 पंचा 30, 1/5 0.2 एम्पियर। तो 0.2 10 दूनी 20, आई हो गया 20 दूनी 40। देखो तुम लोग को कितना आ रहा है, 2 और 4 वोल्ट आ रहा है क्या, 2 वोल्ट 4 वोल्ट आएगा। चला 2 वोल्ट 4 वोल्ट, यहाँ 2 छूटा हुआ होगा। 2 वोल्ट 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। हाँ 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है दोस्त मेरे, 2 यहाँ पर मिसिंग है। 2 वोल्ट 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। देखो पहले पूरे का करंट निकाल लिए, जिसका भी वोल्टेज निकालना है उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस कर देंगे। जिसका भी वोल्टेज निकालना है उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा गलत है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कहता है प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। एकदम सही बात है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता उपस्थिति में, तो C6H12 और O6 प्लस O2 प्लस H2O बनाएगा। अब मामला ये है, कहता है प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु, ये जो जल के अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। एकदम सही है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं, एकदम सही बात है, ये सही है। कहता कौन सा गलत है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये क्लोरोफिल है। तुमको दोस्त मेरे पूछा है इस बार कि वो कितना % ग्रहण करता है, तो 1%। 100 बारी बात पढ़ाए थे, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होना, बताओ सही है क्या। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होना। और एक दिया है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यही ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होना, ये गलत है, ये गलत है दोस्त मेरे। ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन ऑक्सीकृत होकर के नहीं, वो खनिज लवण का निर्माण करता है, यही गलत है। ये C नंबर आपका गलत आंसर है। कितना % ऊर्जा ग्रहण करता है, 1% कहेगा। उत्प्रेरक का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। उत्प्रेरक का काम कौन करता है दोस्त मेरे, क्लोरोफिल करता है। उत्प्रेरक का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना % ऊर्जा ग्रहण करते हैं, 1%। एक और आंसर बता, व्हाट इज द आंसर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करता है, यही तो गलत है। फुफ्फुस धमनी जो होता है दोस्त मेरे, वो अशुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, ये भी गलत है। ये तो शुद्ध रक्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन की स्वप्रेरकत्व में दोस्त एक कॉइल होता है। सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होता है, यही प्राइमरी होता है और यही सेकेंडरी होता है, यही प्राइमरी होता है, यही सेकेंडरी होता है। स्वप्रेरकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव कुंडली में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है, सही है कि गलत। आंसर बताओ, जल्दी बोल। कहता स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव कुंडली में किसी भी धारा परिवर्तन का घटना या बढ़ना का विरोध करता है। आयोग कहता कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसकी ज्यामितीय संरचना तथा माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर नहीं करता, एकदम करता है।
किसी का भी अगर प्रेरण होगा तो वह उसकी चुंबकशीलता पर जरूर निर्भर करेगा, बिना चुंबकशीलता के प्रेरण होगा नहीं। तो ये सही है और ये गलत है, केवल एक सही है। स्व प्रेरण की घटना ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है, ऑटो कट के लिए, स्टेबलाइजर में। स्व प्रेरण का उपयोग स्टेबलाइजर में भी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी सब लोग दोस्त मेरे टेक्नीशियन का एग्जाम दे दो बढ़िया से, और बाद हमरा से बतियाना कि कौन कोर्स तुम लिया था, किस कोर्स में क्या मामला है, हम सब तरह क्लियर कर देंगे। अभी चुपचाप टेक्नीशियन का एग्जाम दे दो। बताओ क्या कहता है? सोडियम का लेटिनियम नेट्रियम है और चांदी का अर्जेंटम है, दोनों कथन सत्य है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ए, और दोनों कथन ए और बी सही है। अगला, नागफनी का पौधा तना के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है, सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा? तना के द्वारा। लेकिन अगर कह देगा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण बताओ किसके द्वारा होता है? एक ऑप्शन तुमको दे दे तना, और दूसरा ऑप्शन दे दे पत्ती, और तीसरा ऑप्शन दे दे एक एंड दो बोथ। तीसरा ऑप्शन दे दे एक एंड दो बोथ। बता क्या होगा आंसर? जल्दी बता क्या होगा आंसर? तना और पत्ती क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में एलपी में तेरा क्वेश्चन पूछा था, 1% ऊर्जा ग्रहण करता है, 10-20 बार बताए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, प्रकाश संश्लेषण में तना और पत्ती दोनों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी जैसे पौधों में तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नागफनी के पौधे में तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? बताओ जल्दी से क्या कहलाता है? स्त्री पूर्वत्ता लिख ले है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है, कालांतर में फिर नर में बदल जाता है? तो इसका मतलब पहले वो स्त्री पूर्व में स्त्री रहता है, इसी को हम कहते हैं प्रोटोजीनी। प्रोटोजीनी के नाम से जानते हैं, जो पहले स्त्री हो और बाद में नर में बदल जाता है। और कहेगा कौन तापमान के अनुसार अपना लिंग परिवर्तन करता है? कहेंगे घोंघा। घोंघा तापमान के अनुसार अपना लिंग परिवर्तन करता है। और कहेगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है, मतलब पूर्व में क्या रहता है? स्त्री, और बाद में वो नर बन जाता है, उसी को हम स्त्री पूर्वत्ता के नाम से जानते हैं कि पूर्व में वह स्त्री होता है। डोबेरिनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार से लिखा गया है? गौर फरमाइएगा, डोबेरिनर के त्रिक में किसके अनुसार लिखा गया? देखो, सबने परमाणु भार के आधार पर ही लिखा था, डोबेरिनर ने, न्यूलैंड ने, मॉसले ने। दोस्त मेरे पीरियड टेबल से क्वेश्चंस कम पूछे गए, नहीं के बराबर पूछे गए, लेकिन दोस्त आगे 40 क्वेश्चन है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ के जाना। रेलवे का जब इतिहास नहीं जानते हो तो थोड़ा सा समझ लो कब क्या करेगा, अगर कोई माई बाप नहीं है, इसलिए आप पढ़ के जरूर जाइएगा। डोबेरिनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार से लिखा गया है? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? डोबेरिनर के त्रिक में किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, यही आंसर हो जाएगा। समूह में नीचे की ओर, ठीक है। एक नहीं दो बैंक विद 9.5% इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। डोबेरिनर के त्रिक तत्वों को किस प्रकार लिखा गया है? तो डोबेरिनर के त्रिक, पहले तो डोबेरिनर ने त्रिक दिया था, इसका जो पहला त्रिक था, इसका नियम था कि दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, एकदम आराम से चुपचाप पढ़ना होगा। दूसरा चुपचाप, अगर पेशेंस हो तभी मेरा क्लास करने आना। पहला प्लस तीसरा बटा 2, हम किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट का साधन तो नहीं है।
हम सिर्फ कंटेंट के साधन हैं, हमरा उसी साधन के रूप में यूज करो। कहते हैं दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे का क्या होता है, औसत होता है। पहला जो डोबेरिनर का ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दोस्त मेरे इसके अलावा जो न्यूलैंड था, मेंडलीफ था, वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। इसके अलावा जो न्यूलैंड था, मेंडलीफ था, ये बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया था, परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लेकिन दोस्त मेरे मोस्ले की अगर हम बात करें, ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले की अगर हम बात करें तो ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। देख लो, न्यूलैंड की अगर हम बात करें, न्यूलैंड और मेंडलीफ की अगर हम बात करें, ये परमाणु भार के आधार पर सजाया। न्यूलैंड और मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर सजाया। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले की अगर हम बात करें, ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। मोस्ले परमाणु संख्या, न्यूलैंड और मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और इसने दूसरा तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे का क्या होता है, औसत होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड और मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर सजाया था। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, बता। अवतल दर्पण के ध्रुव पर कह रहा है, जब प्रकाश की किरण, यह अवतल दर्पण है, इसके ध्रुव पर यहां तिर्यक रूप से ऐसे आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या होगा, सीधे गुजर जाएगा, गुजरेगा तो नहीं, कोण आई कोण आर बनाते हुए वापस आ जाएगा। एकदम सही बात है, ये कोण आई कोण आर बनाते हुए वापस आ जाएगा। आपतित किरण के लंबवत हो जाएगा, बिना विचलन के वापस आएगा नहीं। बिना विचलन के तब वापस आएगा जब कोई भी किरण सेंटर से होकर गुजरेगा। ये पोल है और ये दोस्त मेरे फोकस है और ये दोस्त मेरे सेंटर है। अगर तो सेंटर से होकर अगर गुजरेगा तो सेंटर से होकर वापस आ जाएगा, बिना विचलन के वापस हो जाएगा। ये तब होगा जब सेंटर से होकर गुजरेगा। इसका आंसर हो जाएगा, बता, कोण आई कोण आर बनाते हुए वापस आ जाएगा। कोण आई कोण आर बनाते हुए क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सर मेरी शादी कब होगी, यही सब फालतू बात तो तुम सुनना। कोण आई कोण आर बनाते हुए क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और ये दोस्त मेरे अगर सेंटर से होकर जाएगा, सेंटर से होकर निकल जाएगा। दर्पण में परावर्तन होता है, इतरा पूछा है एएलपी में, और लेंस में अपवर्तन होता है, क्योंकि दोस्त मेरे लेंस में जो प्रकाश जाती है वो मुड़ जाती है, तो लेंस में अपवर्तन होता है। और दर्पण में अगर आओगे तो दर्पण में प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये घटना परावर्तन की है। लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन होता है। इथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करना है, देखो क्या हो जाएगा। इथेनॉल को रिएक्शन होता है हमारा, क्या होगा आंसर बताओ, ए की बी। रिएक्शन होता है जब C2H5OH हो गया इथेनॉल। इथेनॉल को जब क्षारीय KMnO4, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय K2Cr2O7 से अभिक्रिया करता है तो इथेनोइक एसिड में CH3 COOH में परिवर्तित हो जाता है, COOH में परिवर्तित हो जाता है। कहता है इथेनॉल के इथेनोइक अम्ल में परिवर्तित किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। जब क्षारीय KMnO4 अम्लीय K2Cr2O7 जब आपस में अभिक्रिया करेगा तब जाके दोस्त मेरे इथेनॉल इथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। इथेनॉल किसमें परिवर्तित हो जाएगा दोस्त मेरे, इथेनोइक एसिड में परिवर्तित होगा जब क्षारीय KMnO4 अम्लीय K2Cr2O7 जब लगेगा तब। जल्दी से लिख लो दोस्त मेरे, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है इसलिए ये आंसर जरूर याद रखना, इस रिएक्शन को एक बार जरूर देखना। क्षारीय KMnO4 जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं और अम्लीय K2Cr2O7 जब होगा तब इथेनॉल एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा अगला बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर बता। प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, एकदम 100% सही है।
ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होता है। ये भी सही है, संवहन उत्तक लगभग सब में होता है। फिर कहता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती नहीं होती है। ये भी सही है। ये दोस्त मेरे, इसमें बीज उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं होती है। तक उपयुक्त तत्वों में कौन सा सही है? 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। कहेगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा का पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर। थैलोफाइटा मुख्यतः कहां पाया जाता है? जितना जलीय है सब थैलोफाइटा है। बता आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहते हैं किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता, स्थितिज ऊर्जा होती है। एकदम साफ है, गलत है। गति करने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा स्थानांतरण के उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। सही है कि गलत है? जल्दी बता। ऊर्जा स्थानांतरण की दरों, उच्च दरों को, उच्च दर अगर होगा तो किलोवाट में, निम्न दर होगा तो एचपी में। उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। केवल और केवल 2 सही है। 1 किलो, तुमको क्वेश्चन जो पूछा है कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट, तुमको पूछा है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। अगला अगला अगला, विद्युत मोटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए ना विचार। विद्युत मोटर में विभक्त बलय प्रयुक्त होते हैं। सही है कि गलत है? विद्युत मोटर में विभक्त बलय को स्प्लिटरिंग, इसी को हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? कम्यूटेटर कहते हैं। विद्युत मोटर मेनली डीसी मोटर में यूज होता है। ये किस मोटर में यूज होता है? जब ये कम्यूटेटर या विभक्त बलय लगा हुआ हो, खंडित बलय लगा हुआ हो, इसका मतलब दोस्त मेरे केवल और केवल डीसी की बात हो रही है। मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। भैया कार्यरत बल की दिशा मतलब मोटर की बात हो रही है। मोटर की बात हो रही है मतलब बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर दाएं हाथ का नियम। इस बार पूछा भी है कि कौन सी उंगली किसको दर्शाता है? सबको पता है, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा। अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। बता, कम्यूटेटर की अगर हम बात करें, विद्युत मोटर में विभक्त बलय का प्रयुक्त होता है। हाँ, डीसी मोटर में होता है इसका प्रयोग, ये सही है। मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से नहीं। बल मतलब हो गया मोटर, अब मोटर मतलब हो गया बाएं हाथ का नियम, तो ये हो गया गलत। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है, सबको पता है यकृत। सबसे ज्यादा पुनः विकसित यकृत होता है और सबसे कम पुनः विकसित होता है तंत्रिका तंत्र, जहां कोशिका का विभाजन लगभग सबसे कम होता है। इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? देखो तो कौन संभव नहीं है? ला 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 ला, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन है क्वेश्चन? कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? देख लो, हम बोले थे जो हटाएगा, यो क्वेश्चन तोरा पूछा है, जो हटाएगा वो कम अभिक्रियाशील है, जो हटेगा वो अधिक अभिक्रियाशील। बताए थे, बताओ आंसर क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? आयरन ये अधिक अभिक्रियाशील है, एकदम एक हटा देगा। सीसा भी अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से भी हटा देगा। देख लो, सीसा यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो सीसा जो है दोस्त मेरे, ये अधिक अभिक्रियाशील है। देख लो, ये सीसा अधिक अभिक्रियाशील है, एकदम हटा देगा। यहाँ भी जिंक, देखो जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, एकदम हटा देगा। जिंक अधिक अभिक्रियाशील। यहाँ कॉपर और सीसा की बात हो रही है, तो कॉपर देखो कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील कभी भी किसी को हटा नहीं सकता। यही आंसर हो जाएगा। बताओ तो क्या आंसर हो जाएगा? डी क्वेश्चन तेरा पूछा है। जो हटाएगा, ये ध्यान रखना, जो हटाएगा ऊपर नीचे से ऊपर जाने में अभिक्रिया, इसका ये वो का आंसर भी गलत दिया है बोर्ड। जो हटाएगा वो होगा अधिक अभिक्रियाशील। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील होता है, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील होता है, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा मॉक टेस्ट में भी था और पूछा भी। जो हटेगा वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो हटाएगा वो कम अभिक्रियाशील।
जो हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील और जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। जल्दी से लिख लो। जो हटाएगा दोस्त मेरे वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो हटेगा वो दोस्त मेरे कम अभिक्रियाशील। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। कहता है अगला 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 अगला। यहां से तो खूब क्वेश्चन तुमको पूछा गया है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हम कितना बार बोले थे? बे आ बे 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 आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता। बाद बाकी में अपवर्तनांक भी आ गया। बाद बाकी यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। बाद बाकी घटता है। दोस्त मेरे कितने लोगों को दोस्त एएलपी का साइंस आसान लगा? 8 टाइप करो। जिसको एएलपी का सेट टफ लगा कि नहीं क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला था वो 9 टाइप करो। जिसको कम से कम 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन जिसका बना, 16 क्वेश्चन कम से कम, 2 3 4 क्वेश्चन तो दोस्त मेरे हमेशा अटर पटर पूछबे करेगा, कितना आसान पूछेगा। जिसका 16-17 क्वेश्चन मतलब 80 to 90% क्वेश्चन जिसका बना है, जिसको लगा कि नहीं एलपी का क्वेश्चन एकदम लगा ठीक ठाक सर बनाए हम लोग अच्छे से, 8 टाइप करो। टाइप 8। अब जगह दोस्त मेरे नंबर आएगा 5 गो तो की बनाएगा। लेकिन तुम लोग के जिसको एकदम लगा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था सर, हम लोगों के रेंज में था, हम लोग अच्छे से बनाए, 8 टाइप करो। 29 तारीख का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जो था उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको लगा होगा, नहीं तो बाकी देखो लगभग बच्चे अच्छा करके बनाए होंगे। 16 क्वेश्चन तो सब बनाया होगा, कम से कम 15 तो एकदम बनाया होगा। अब W/Fx अगर तुम नहीं बना पाता है ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहां वस्तु रहेगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, उम्मीद करते हैं सब बनाया होगा। कुछ बच्चा 2-4 को जो है वो एकदम वो कभी पढ़वे नहीं किया होगा, पढ़ना आया है वैकेंसी शुरू किया पढ़ना वगैरह से नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था दोस्त मेरे साइंस है, इसको ना पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम तब जाके क्वेश्चंस बनेगा। ये जो कहोगे 100% कभी नहीं बना पाओगे। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो तुमको चकमा देगा। आ जाओ इधर, मैक्सिमम पढ़ने की जरूरत है दोस्त मेरे, तब जाके तो हर काम होगा। बता लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम, हम कितना बार बोले हैं? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य महत्तम, अपवर्तनांक न्यूनतम, क्या होगा आंसर बता? एक श्वेत प्रकाश पुंज त्रिभुजाकार प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 अंकों की पट्टिकाओं में निर्भर, बताओ तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, एगो बैगनी या एगो लाल। एगो ऑप्शन देते हैं बैगनी और दूसरा ऑप्शन होता है लाल। एगो बैगनी और दूसरा लाल, बता क्या होगा आंसर? बैगनी और लाल, व्हाट इज द आंसर? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, बैगनी का कि लाल का? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, बताओ आंसर क्या होगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का कि लाल का? एकदम सिंपल है दोस्त मेरे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा बैगनी का। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बाद में कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम होता है, इसमें भी मारता है। कहते हैं देखो लाल घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, एकदम सही है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, बाद में कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम। फिर कहता है बैगनी रंग का घटक का विचलन न्यूनतम, बाप रे यो पूछा था क्वेश्चन, बैगनी रंग का विचलन तो सबसे अधिक न होता है हो, इधर सबसे नीचे सबसे ज्यादा विचलन इसी का होता है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, ये सही है कि गलत है? नहीं, सबसे ज्यादा होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? केवल ए इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। यदि वस्तु क्वेश्चन कर रहा है, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा, कहता है गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के संबंध निम्न से कौन सा सही है? यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच देखो, जब भी हमेशा ध्यान रखना अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो अपसारित होगा, दर्पण में अपसारित होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना तो अभिसारित होगा। एकदम याद रखना, अभिसारित होगा। तब बढ़िया से देखो, कहता है ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया अवतल दर्पण में,
तो ध्रुव ये फोकस है, ये ध्रुव है, इसके बीच में रखा गया तो ऑब्वियसली काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो अपसारित होगा, तो कहता है प्रकाश की किरणें अपसारित हो जाएंगी। एकदम सही है, एकदम सही है। अब कहता है उत्तल दर्पण किरण पुंज अभिसारित, अभिसारित नहीं, उत्तल दर्पण में तो हमें सब काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक होगा तो इसमें अपसारित होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी ये गलत हो गया तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? केवल ये सही है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अपसारित होगा। दर्पण पूछ देगा अवतल दर्पण, तो कहेंगे अभिसारित दर्पण, अवतल दर्पण अपसारित दर्पण। लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा तो अपसारित होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा तो अभिसारित होगा। काल्पनिक जो होगा वो अपसारित होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो अभिसारित होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो अभिसारित होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब अपसारित होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो अभिसारित होगा। आंसर तो देख लो, ई पी और एफ के बीच में है तो पीछे बनेगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पीछे बनेगा मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? पता क्या होगा? सबको पता है कि जब ये प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व कौन है? नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है नाइट्रोजन। प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, और विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अगला, विसरण के संदर्भ में, विसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण के द्वारा हो सकता है। सही है कि गलत है? कहता पौधों में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होगा। नहीं दोस्त मेरे, संवहन के द्वारा होगा। बताइए, विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। एकदम विसरण जो होता है पौधों में, पौधों के पत्तों में जो विसरण होता है वो एक धीमी प्रक्रिया है, ये सही है। लेकिन पौधों में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है कि संवहन द्वारा होता है? संवहन द्वारा ना, प्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और प्लोएम क्या करते हैं? संवहन की घटना करते हैं। तो आंसर ये सही हो जाएगा। और ये दोस्त ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो रहा है? पौधों में लंबी दूरी पर पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं, संवहन के द्वारा होता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। तो आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? केवल और केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, आंसर बताओ। पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, जिसमें अधिकतम ऊर्जा वसा देता है और ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, और ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये सही है। फिर कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। एकदम सही है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान करता है। तो तीनों सही हो गया, 1, 2 और 3। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है, और विटामिन हमें हमारे शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। अगला, केचुए का श्वसन संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बता। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, इसमें क्या सोचना है? त्वचा द्वारा श्वसन करता है, मुख द्वारा श्वसन तो हम लोग करते हैं। गल्फर या गिल के द्वारा श्वसन कौन करता है? मछलियां करती हैं। एक आंसर बता। अम्ल और क्षार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कहता जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है सही। हमारे अमाशय द्वारा प्रचुर पानी, यहाँ हमारे अमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जठर रस की अम्लीयता अम्लीय होता है। अब आ जाओ इधर। क्षार नीले लिटमस को लाल करता है, तो आपको पता है। तो अब चैप्टर चला पढ़ के जाना, जे पूछेगा वो बना के आना है। बेस जो है रेड टू, वैसे कल हम एक साइंस का एनालाइजेशन लेकर आ रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो होगा 7-8 मिनट का। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये तो गलत ना है? क्या होगा आंसर बताओ? यही गलत है। क्षार नीले लाल को नीला करता है, इकोरा नीले को लाल करता है, गलत है। सिरके का मुख्य अवयव एसिटिक एसिड, एकदम सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य। बी नंबर इज द राइट आंसर, वो गलत है। निम्न में से कौन कोशिका द्रव्ययी कोशिकांग में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? बता क्या होगा?
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से इस बार खूब क्वेश्चन पूछा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। और निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हम लोग हैं, प्रोकैरियोटिक वो होता है जो विकसित नहीं होता है, जैसे दोस्त मेरे अमीबा, युगलिना, ये सब प्रोकैरियोटिक में आता है। हम लोग जितने भी स्तनधारी है वो यूकैरियोटिक में आते हैं। सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक आंसर बता दे क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। कहते हैं एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना है, आर बराबर होता है रो एल बाय ए। इसका जब एल और ए है तो इसका प्रतिरोध है 0.4 ओम। अब कह रहा है निर्मित समान लंबाई एल और 4a अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, तो 4a हो जाएगा तो ये अगर 4a हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ये अगर 4 गुना तो ये 1/4, तो 1/4 0.4/4 यानी 0.1 ओम इज द राइट आंसर। मार सरिया के देख लो, अगर ये 1/4 हो जाएगा तो ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया, ये 4 गुना हो गया तो ये 1/4, तो 0.4/4 करोगे 0.1 नहीं आ जाएगा आंसर। एकदम प्यार से पढ़ना पड़ेगा दोस्त मेरे, कोई उपाय नहीं है पढ़ाई के अलावे तुम्हारे पास। अगला कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, एकदम सही है। शक्ति का मात्रक वाट है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, साफ है, गलत है। कौन सा सही नहीं है चुनना है, केवल 3 सही नहीं है। अगला कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक, क्वेश्चन तो एलपी में इस बार पूछा है। आयनिक यौगिक की तुलना में इसका जो गलनांक है वो कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है। आंसर बताओ, कार्बनिक यौगिकों में गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? व्हाट इज द आंसर? अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल होने के कारण आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक का जो अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होगा तो उसका गलनांक भी कमजोर होगा। वही आयनिक यौगिक का अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, उसका गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च होता है। जैसे NaCl का गलनांक भी उच्च और क्वथनांक भी उच्च होता है। आंसर निम्न में से कौन सा भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट को घुलित रूप में परिवहन करता? बता आंसर। हाँ, प्लाज्मा। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्लेटलेट रक्त का थक्का, प्लेटलेट रक्त का थक्का। और दूसरे RBC की अगर हम बात करें, RBC में केंद्रक नहीं होता है। RBC की अगर हम बात करें किसमें केंद्रक नहीं होता है, RBC की अगर हम बात करें इसमें केंद्रक नहीं होता है। रक्त का थक्का की अगर हम बात करें, निम्न से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है? प्लेटलेट रक्त का थक्का प्लाज्मा। प्लेटलेट रक्त का थक्का RBC में केंद्रक नहीं होता है। फ्लोएम के सीव ट्यूब में भी केंद्रक नहीं होता है। फ्लोएम के सीव ट्यूब में भी केंद्रक नहीं होता है। अगला, निम्न से कौन सा बताए एक आंसर? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन खूब पूछा है इस टाइप का इस बार। व्हाट इज आंसर? जब ये है ये तो सीधे दिख रहा है ये वाला, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो संयोजन है। CaCO3 जो है ये टूट जाएगा, ये तो उष्मा की उपस्थिति में टूटता है CaO प्लस CO2 में, तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यही आंसर हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। कोयले का जलना, कोयला में आग लग जाएगा तो दोस्त मेरे कार्बन C प्लस O2 बराबर CO2 बना देता है, ये संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का जल निर्माण यानी H2 प्लस O2 ये बना देता है H2O, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। बुझे हुए चूने का निर्माण, जब CaO ये रिएक्शन तुमको पूछा है H2O से अभिक्रिया करता है तो CaOH हॉल 2 का निर्माण कर देता है। हो गया, जल्दी लीक, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अगला बता, ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग, यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन होता है। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसमें कंपन होता है। तो बताओ आंसर
ये सही है। ध्वनि तरंग में भी कंपन, भूकंप की तरंग में भी कंपन। यांत्रिक तरंग के संचलन का माध्यम केवल ठोस और द्रव है। दोस्त, यांत्रिक तरंग जो होता है ये ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी न जाता है। ये तो गलत ना हो गया, ये तो गलत ना हो गया दोस्त मेरे। यांत्रिक तरंग केवल दे दिया है ठोस और द्रव में, ये गलत है। केवल एक सही है। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन हो। कॉस्मिक किरण, एक को लाइन पूछता है, कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कॉस्मिक किरण क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है। गा, ए, पौधरी और सूर्य गामा, एक्स पराबैंगनी दृश्य, सूक्ष्म रेडियो, नो एंटरटेनमेंट, सिर्फ कंटेंट। अगर आपको लेना हो तो वेलकम है आपका। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है, तुमको पता नहीं है क्या दोस्त मेरे? गा, ए, पौधरी और शूरेदी, गा, ए, पौधरी और शूरेदी, गामा, एक्स पराबैंगनी दृश्य, सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। गा, ए, पौधरी और शूरेदी, इसमें कॉस्मिक किरण कहीं है क्या? कहीं नहीं है। अगला, धातु और धातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण, कहता धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। सही है कि गलत है? 100% सही है। धातु और धातु के बीच जो बंधन बनता है उसी को ना आयनिक यौगिक, आयनिक बंधन कहते हैं। अब विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं, एकदम विलय होते हैं। विद्युत संयोजी में नमक ले लो, यानी आयनिक बंधन बनाने वाले नमक जल में विलय, और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। एकदम सही आंसर है। 1 और 2 दोनों सत्य है। आंसर बता। दोनों सत्य है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और द्रव और गैस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आजा 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 आजा। ये पूरा 100 क्वेश्चन का एक सेट डेली होता है दोस्तों, जिसमें 40 क्वेश्चन हम डेली पहले करवाते हैं। फिर जितना सिलेबस है उतने मैथ वाले सर करवाते हैं, उतने रीजनिंग वाले सर करवाते हैं, उतने जीएस तो है ही नहीं ना। 10 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का जीएस करवाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? बता, व्हाट इज द आंसर? प्रणाली में विद्युत चुंबक को जोड़ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ दोस्तों फ्लक्स के कटने से ईएमएफ का जनरेट होना, जो ट्रांसफार्मर जनरेटर में होता है, जो फैराडे किया था। पता आंसर क्या होगा? प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति, चुंबक और कुंडली के में नियत स्थिति, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय विवाह में परिवर्तन। विवाह मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा उत्पन्न होना, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या है? घटना है, जो दिया था फैराडे ने, जो लागू होता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर पर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? देखो, ये कह रहा है कि ये जो फिलामेंट है ये चमकता है, और ये जो है ये नहीं चमकता। ये नहीं चमकता क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। ये चमकता है क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए चमकता है, इसका प्रतिरोध कम होता है इसलिए चमकता भी कम है, गर्माता भी कम है। आप जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का होता है, जिसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, जिसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? उच्च होता है। अगला, किशोर, ये क्वेश्चन भी पूछा है, तो आपको क्वेश्चन पूछा था बाल आ जाना किशोरावस्था की पहचान है। किशोरावस्था का उम्र भी पूछा था 11 से 17। 2 क्वेश्चन पूछा था। किशोरावस्था कैसे पता चलेगा? अलग अलग जगहों पर बाल का आना। एगो था किशोरावस्था का उम्र क्या है? 11 से 17 साल। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से आवाज का भारी हो जाना। आवाज भारी हो जाता है। लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता का कारण है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आ जाना। HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, बताओ क्या होगा? HCl जो है के साथ कॉपर ऑक्साइड Cu2O की अभिक्रिया करते हैं, ये बना देता है CuCl2 प्लस HCl, CuCl2 प्लस H2O। पता क्या हो जाएगा रिएक्शन? CuCl2 बनता है। कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। 46 नंबर है तो बहुत अच्छा नंबर है दोस्त मेरे। आप
एकदम उम्मीद रख सकते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। आंसर बताओ। जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? ये सबको पता होगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एकदम सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इसका 4 क्वेश्चन पूछा है एलपी में। और अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा रिडॉक्स, जेकरा में ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा, या ऑक्सीकरण भी होगा अपकरण भी होगा, दोनों अगर होगा एक साथ में तो इसको रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरे मैं बता दूं, हम 2 टाइम अभी यूट्यूब पर आपकी सेवा में है, एक 7:30 बजे रात में और एक 9:30 बजे रात में। 7:30 बजे 20 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं और 9:30 बजे रात में 40 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस पर आधारित हम करवाते हैं। अगर आपको फुर्सत मिले तो जरूर आइएगा। अभी से एग्जाम तक में आपका हम 1200-1300 क्वेश्चन जरूर करवा देंगे। अगर 8 दिन भी आपका टाइम अगर बचा तो आप समझ लीजिए कि 8 दिन में 8 चौका 32, 350 लगभग यहाँ और वहां लगभग 8 दूनी 16, मतलब 700-800 क्वेश्चन तो आपका हम करवा ही देंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको हम बता देंगे। डेली 7:30 बजे 9:30 बजे हम बता देते हैं। 7:30 बजे जब आप आइएगा तो उस टाइम हो सकता है मैथ चल रहा होगा, तो आप इंतजार कीजिएगा। मैथ में हो सकता है 7:30 से लेकर 7:40 के बीच में हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो पाएंगे। और अभी तो 9:30 बजे हम 40 क्वेश्चन लेकर डेली आएंगे आपकी सेवा में। और मेरे बाद अन्य गुरुजी भी पूरा सेट होता है ये 100, अगर आपके पास समय हो तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का सेट होता है ये। अभी से लेकर 100 को 40 हम करवा दिया। मैथ वाले सर आएंगे, रीजनिंग वाले सर आएंगे और